हो पाता है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग द सेशन विद वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो आप लोगों ने कहा कि वैभव ग्लोबल को अगर आप लोग को आइडिया हो तो शायद मैंने 1 महीने पहले रिकमेंड किया था। क्या राजा अशोक जी सही है? मैं बिल्कुल 1 राइट, महीने। करेक्ट। और उस समय, हाँ जी सर, उस समय 298 या कुछ 300 ऐसा कुछ रेट रहा होगा जो आप लोगों ने बाई किया होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इस समय जब मैंने आपको सेल करने को कहा था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो शायद मेरा 370 के आसपास था। हाँ जी, कितना? 370। 370, तो करीब करीब ये 25% होता है। करेक्ट। 300। और आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों से कहा कि अगर हम ट्रेडिंग स्टॉक लेते हैं तो ट्रेडिंग स्टॉक में हमें अपना परसेंटेज बांध लेना चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं है कि स्टॉक कहाँ जाए कहाँ ना जाए, उस पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर हम लगाएंगे तो नुकसान में रहेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर बताऊंगा। देखिए जरा, आज ये स्टॉक फिर 378 पे, नो डाउट ये 400 पे गया। जब मैंने आपको 370 372 पे बेचने को कहा होगा तो आपको लगा होगा कि यार सर ये तो अगले दिन 400 चला गया। तो उसे कहते हैं टॉप को पकड़ना। टॉप को कोई नहीं पकड़ सकता, बॉटम को कोई नहीं पकड़ सकता। आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा। मैंने कैसे कहा? विनीता बंसल जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को आप लोग म्यूट में रखेंगे। नाउ मैंने, मेरा टारगेट था, यहाँ पे एक गैप था, इस चार्ट में एक गैप था। इस गैप के फिल होते ही, जिससे ही ये गैप फिल हुआ, दैट वाज अ गैप फिलिंग प्रोसेस, जिसके लिए हमने इसको पिकअप किया था। जैसे ही ये गैप फिल हुआ, मैंने आप लोगों से कहा कि इसको हम बेच देते हैं। और अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो मैंने क्लियर लिखा था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं नहीं बेच रहा हूं। क्यों नहीं बेच रहा हूं? क्योंकि मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं इसको 2-3 साल भी रख सकता हूं। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी के पास पेशेंस नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे हैं, जब वो नीचे आ जाता है तो कहते हैं सर ऊपर गया था, आपने बिकवाया क्यों नहीं? तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितनी चीजें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसी बेसिस पे मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपके, विनीता बंसल जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग नाउ। ओके सर। ना, तो मैंने आपको बताया कि एज पर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करना है। मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं इसको रखूंगा। मैंने आपको मैसेज में भी लिखा था। और देखिए उसी के आसपास ये घूम रहा है। क्या ये इसके ऊपर जाएगा? मुझे नहीं पता। क्या इसके नीचे जाएगा? मुझे नहीं पता। मैं तो देखिए वैल्यू देख के खरीदता हूँ, वैल्यू देख के बेचता हूँ। अगर कोई चीज अपने वैल्यू से कम पे मुझे मिलती है तो मैं खरीद लेता हूँ। और जिस दिन उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है, तो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ उससे निकल। आज इस स्टॉक में अभी भी बता रहा हूँ बहुत वैल्यू है। अगर आप में से कोई पेशेंस वाला है, कोई 2-4 साल का पेशेंस रख सकता है, तो उसको बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से रख सकता है। मैंने नहीं बेचा है, मैंने आपको मैसेज दिया था। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो 1 महीने में 25% का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अच्छा प्रॉफिट है, बुक करिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने क्या सेल करवाया आप लोगों इधर बीच में, पिछले 2 वीक में? पिछले 2 वीक में मैंने कौन सा स्टॉक सेल करवाया? एनीवन कैन टेक द चार्ज। मयंक जी, अशोक जी, दीपक जी, कोई भी। सर एस्ट्रल पाइप, एस्ट्रल पाइप। ठीक है, एस्ट्रल पाइप। अब 2 स्टॉक को मैं डिस्कस करूंगा, फिर आपको बता। देखिए एस्ट्रल पाइप मैंने आपको 2350 के आसपास सेल करवाया था, अगर आपको पता हो तो, याद हो तो। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2350, दिस वाज द प्राइस का लाइफ टाइम हाई के आसपास ही आ गया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था। आप लोगों को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सिखाने की। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। सेम लेवल पे जब ये आया, 2350 2400, तो मैंने आपसे सेल करवा दिया। कितनी निकली थी 40? मैं प्लीज, मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं मान रहा तो इनको आप लोग रिमूव कीजिए जरा। मैं कुछ लोगों को होस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज आप लोग सीधे, जिसको मैंने को होस्ट बनाया है, प्लीज टेक द चार्ज और सीधे रिमूव कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है।
ना। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये अपने लाइफ टाइम हाई का रेसिस्टेंस जो आया, रिपीट कर रहा हूं, लाइफ टाइम हाई का रेसिस्टेंस जहां बार बार देखिए यहाँ पे देखिए 4 अक्टूबर 2021 रेसिस्टेंस था, सेम 18 अक्टूबर 2021 सेम लेवल बना इसका, 5 जनवरी 2022 सेम बना इसका, 21 जनवरी 2022 ये थोड़ा सा ऊपर गया था, उसको हमने देते जहां बार बार होता है। उसी लेवल पे जब ये दोबारा आया तो मैं इससे एग्जिट कर गया, बिकॉज यहाँ पे बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था। अब आप कहोगे सर ये तो इसके ऊपर भी चला गया, प्लीज मैं बार बार बताता हूं मार्केट कोई नहीं पकड़ सकता, ये इसके ऊपर चला गया, आपको बड़ा दुख हो रहा होगा, त्रिपाठी जी ने शेयर करवा दिया, उसके बाद भी ये 5% बढ़ गया। लेकिन यहीं पे अब मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं जो मैंने इसके साथ ही आपको शेयर करवाया है, साथ में ही देखिए जरा, इसके साथ ही मैंने आपको शेयर करवाया ये स्टॉक, आया था मैसेज रिलायंस पावर शेयर करने का। यस सर, यस यस आया था कि भाई जो मैसेज आपको उसमें आया वही सेम मैसेज, देखिए जरा ध्यान से, देखिए सेम लॉजिक, देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम हाई, देखिए यहाँ पर लाइफ टाइम हाई जब ये गया मैंने आपको कहा शेयर कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं किया तब से ये लगभग 30% नीचे आ चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ 30% नीचे आ गया अगर आपने उस दिन शेयर नहीं किया तो। अब देखिए एस्टर को, देखिए एस्टर जब आपने शेयर कर दिया तो 5% ऊपर चला गया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू से, जब हमने शेयर किया था 24 रुपए के आसपास, आपके पास मैसेज देखिए, आपके पास मैसेज होगा 24 रुपए के आसपास मैंने आपको शेयर करवाया था, आज दोबारा ये 19 रुपए कुछ पैसे पे आ गया है, कैलकुलेट करेंगे लगभग 30% होता। तो अब एस्टर 5% ऊपर चला गया, आपको दुख हो रहा है, रिलायंस पावर 30% नीचे आ गया, आपको खुश हो रहा है, बड़े अच्छे टाइम पे फेल कर दिया। तो आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे कि एकदम टॉप पे हर स्टॉक को बेचें, एकदम बॉटम पे हर स्टॉक को खरीदें, ये नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। अगर आप में से किसी के अंदर वो एबिलिटी है तो मुझे भी सिखा दीजिएगा। मैं आप लोगों को हर क्लास में ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि टेक्निकल टारगेट्स को पकड़िए, टेक्निकल टारगेट्स पे खरीदिए और टेक्निकल टारगेट्स पे एग्जिट कर जाइए, या फंडामेंटल वैल्यू पे उसको खरीदिए और जब उसकी फंडामेंटल वैल्यू जाती है उसको बेच दीजिए। उसके बाद खरीदने के बाद वो नीचे जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने फंडामेंटल उसका टेक्निकल देख के खरीदा है, बहुत थोड़ा बहुत। अब जैसे लक्स इंडस्ट्री है, हमने खरीदा करीब 1900 कुछ रुपए पे, 1800 कुछ पे चल रहा है, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे पास रोज मैसेज आ रहे हैं कि सर 100 रुपए नीचे हो गया, सर 50 रुपए होगा नीचे, लेकिन जिस दिन जाएगा, अब आपको और दिखाता हूं आपको, ICICI कितने दिन पहले खरीदवाया था मैंने आप लोगों को, बताइए कितने दिन पहले खरीदवाया था स्टॉक को? सर तकरीबन 2 महीने पहले 440 के आसपास। कितना हो चुका है सर? 502 पे बेचा था मैंने। तो आप अपनी वैल्यू देखिए, 440, अब क्या है, क्या वो उसके 440 के नीचे नहीं गया होगा, पक्का 10-20 रुपए गया होगा, जाने दीजिए, मैंने वैल्यू पे खरीदा, मैं इसको नहीं बेचूंगा। मेरा पहला टारगेट इसका है, पहला जो टारगेट है वो है आपका 580 रुपए का, मिनिमम 580 रुपए मैं इसको देख रहा हूं, ये मिनिमम पहला टारगेट है। क्या मैं उस पर बेचूंगा? उस पर भी नहीं बेचूंगा, लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग कर रहा है तो बेच ले बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद इससे पहले एक टारगेट था 502 505 का, उस पर मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा होगा, जिसपे आप लोगों ने, जो ट्रेडर थे वो निकल गए। तो 440 से 502 बहुत अच्छा, अगर 2 महीने में आपको 20%, 22%, 25% मिलता है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है, इसको एंजॉय करिए। अगर आप देखिए, अगर आप दुखी होंगे, यार ये तो 560 पे बेचा, अब 520 हो गया, ये तो लॉस हो गया, तो आप दुखी ही रहेंगे। आप ये देखिए कि मैंने 440 में खरीदा, 502 में बेचा, मैंने आराम से इसमें प्रॉफिट कमाए, उस प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करेंगे तो सीखेंगे तो अगली बार फिर करें। और कौन सा स्टॉक मैंने सेल या परचेज करवाया पिछले 2 वीक में? अभी भी जैसे आपने मैसेज किया है कि इसमें, अच्छा, एक मैंने आप लोग को श्री सीमेंट कल बिचवाया था, अगर आपको याद होगा, देखिए कितना तगड़ा गेम हुआ आज देखिए इस स्टॉक में कितना तगड़ा, ये कहते हैं ना ऑपरेटर्स के मूवमेंट को समझ। 2 स्टॉक में आप लोग बताता, देखिए कल मैंने आपको शेयर करवाया, हमने शेयर किया था करीब अगर आपको याद होगा 2300 बजा मेरा टारगेट था, ये मेरा टारगेट था। यहाँ पे देखिए कैंडल है, यहाँ पे एक गैप था, इस गैप फिलिंग हुई, मैंने इसको कट दे आपसे बेचने को कह दिया था, मैंने कहा था इसको मैं बेच रहा हूं, मैंने बेच दिया था।
आपने बेचा नहीं बेचा आपकी मर्जी है, मैंने बेचा, मैंने आपको मैसेज भेजा था सारे पीएमएस मेंबर्स को। नाउ आज ये इसके ऊपर निकाल दिया, देखिए ऑपरेटर्स गेम, ये इसको 5% ऊपर ले गए। When they took it 5%, लोगों को लगा अब तो ये भाग जाएगा, ये तो कुछ हो जाएगा, लोगों ने खरीद लिया, दिन में ही उसको उसी प्राइस पे दोबारा लिया, दिन में ही उसको। तो ये देखिए, जब आप रूल्स को नहीं मानेंगे तो आप ऑपरेटर्स के चंगुल में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्या ये इसके और ऊपर नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं फिर बता रहा हूं, क्या ये इसके ऊपर। मेरा जो कंसेप्ट था, मेरा जो टारगेट था शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदा था। मैंने देखा आरएसआई जब मेरे को मिला था 30 के आसपास, मैंने खरीदा। जब मेरा आरएसआई चला गया 70 के ऊपर, मैंने बेच दिया, काम खत्म। प्योर आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग मैंने इसमें किया था। मेरा आरएसआई क्या निकल जाओ, मैं निकल गया। अब इसके बाद ये ऊपर जाए नीचे जाए कहां जाए मुझे पता नहीं, मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूं। जिस इंसान ने अपने रूल्स को बनाया और रूल्स को फॉलो किया, उसे स्टॉक मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। जो इंसान अब और बढ़ गया तो, और घट गया तो, पे लगे रहेंगे तो हम स्टॉक मार्केट को कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। सर आई हैव अ डाउट सर। तो प्लीज यूज योर रूल्स। जिस स्टॉक को जिस रूल पे खरीदा है, अगर मैंने कोई स्टॉक आरएसआई पे खरीदा है तो मैं उसे आरएसआई पे बेचूंगा। अगर मैंने कोई स्टॉक डीएमए पे खरीदा है तो मैं उसे डीएमए पे बेचूंगा। अगर मैंने किसी को कप विद हैंडल पे खरीदा है तो मैं उसी पे बेचूंगा। अगर मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे खरीदा है तो मैं उसी पे बेचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने परचेज किया आरएसआई पे and then I will see some price action or some news or something. Please do not do that. Never do that. Always use your strategy at the time of buying. लिख लो, मैंने इस स्ट्रेटजी पे, अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर मैं मैसेज दे रहा हूं तो फिर आप फॉलो करो। क्लियर दिखता हूं मैं आपको, कोशिश करता हूं कि ट्रेडर हैं तो एग्जिट कर जाओ, इन्वेस्टर हैं तो बने रहो। अब देखिए, मैं आपको 2 स्टॉक और बताता हूं। देखिए कितना तगड़ा गेम हुआ लोगों के साथ। ये होता है टीटीएमएल। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैसेज बताया कि मैंने इसको 0 to हीरो पे खरीदा। जब मैंने खरीदा तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसको खरीद रहा हूं, मान लो 200 रुपए का। पैसे या तो मेरे 200 के 0 हो जाएंगे या मेरे 200 के 20,000 हो जाएंगे। इसलिए वो 200 रुपए, ये मैंने ज्यूम कर लिया कि मैंने उस 200 रुपए के पिज्जा खा लिया। अब वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मेरे पास रोज मैसेज आ रहा है, सर टीटीएमएल में क्या करूं, टीटीएमएल में क्या करूं। अरे क्या करूं, जब मैंने आपको बता दिया। अगर आप उस 0 को लेने के तैयार हैं तो आप बने रहें, और अगर आप 0 को लेने के तैयार नहीं है तो आपको टीटीएमएल खरीदना ही नहीं चाहिए था। फिर कल परसों जब ये टॉप पे गया तब भी चलो आपसे एक गलती हो गई, मैंने फिर कहा कि अगर आप फिर गलती से घुस गए हैं तो अब एग्जिट करिए। मैसेज आया था मयंक जी आप लोगों के पास? हाँ जी सर। प्रॉफिट है। यस सर, यस सर। आपके पास वो पेशेंस नहीं है, जिस पेशेंस से मैं आपको कह रहा हूं खरीदिए या बेचिए, वो पेशेंस नहीं है, मेरे कहने के बावजूद भी नहीं है, तो एग्जिट कर जाइए। ऐसे स्टॉक उनके लिए नहीं होते। अब अगर फिर एग्जिट नहीं किया, अब नीचे आ गया, फिर आज मेरे पास 3 मैसेज आए, सर टीटीएमएल तो नीचे आ गया। अब बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ मैं कैसे, आपको मैं केवल समझा सकता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर। ये 0 to हीरो है। 0 to हीरो मतलब आपने 10,000 रुपए लगा दिया, अब या तो 10,000 के 0 होंगे और या वो 10,000 के 50,000 1 लाख होंगे, कई गुना हो जाएंगे। बिकॉज ये सारे केसेस हैं, इन पे केसेस चल रहे हैं। अब वो केस इनके फेवर में गया, एनसीएलटी में क्या डिसीजन होगा, क्या होगा, उसके बेसिस पे डिसीजन होगा इस कंपनियों का। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन कंपनियों में। कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है, 0 है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। नाउ एक स्टॉक अभी मैंने आपको और बताया था। हाँ देखिए, एक और गेम हुआ लोगों के साथ, टनला प्लेटफॉर्म। देखिए अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले टनला प्लेटफॉर्म खूब तेजी से नीचे गिरा, देखा था आप लोगों ने, खूब तेजी से नीचे गिरा। लोगों ने मुझसे पूछा खरीदे बेचे क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करे, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता बिजनेस। और जहां बिजनेस मुझे समझ में आता, क्या ऑपरेटर्स को पता था कि इसके अंदर बाई बैक आने वाला है? मुझे नहीं पता था, मैं ऑपरेटर नहीं हूं, मुझे नहीं पता था, ऑपरेटर्स को पता था। अब देखिए 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है इसके अंदर, लोग खरीद लेंगे, फिर पता नहीं बाई बैक में कितने शेयर बिके कितने नहीं बिके, क्या होगा। जैसा अभी कुछ दिन पहले टीसीएस में भी हुआ था, आपको याद होगा, 3800 के रेट पे टीसीएस जैसी कंपनी फिर वो 3,000 पे आ गई। तो टनला बाई बैक के न्यूज पे टीसीएस जैसी कंपनी 4,000 पे जाके 3,000 पे आ गई। तो टनला प्लेटफॉर्म में लोग फंस रहे हैं, फिर अपर सर्किट लग रहा है, खरीदिए, आप लोग की मर्जी।
क्या ये ऊपर भाग जाएगा? हो सकता है भाग जाए। क्या ये नीचे चला जाएगा? हो सकता है चला जाए। मुझे ना इसमें वैल्यू समझ में आती है, ना इसमें कोई टेक्निकल पैटर्न समझ में आता है, केवल न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो रही। न्यूज बेस्ड, अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में फंसेंगे तो फिर तो तुक्का लगाना है आपको, जितना तुक्का लगाना है आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए अपने रूल्स बनाइए, रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट बुक करिए। लॉस, अगर आपको याद होगा बजाज फिनसर्व, देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बजाज फिनसर्व जो ट्रेडिंग के लिए खरीदा था, मैंने आपसे कहा था बेच दो अगर ट्रेडिंग के लिए खरीदा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें, तो ये उसी प्राइस के आसपास, मतलब हमने बेचा था कुछ, मुझे याद आ रहा है 17 अगस्त के आसपास, 17-18 अगस्त को कहीं बेचा होगा, आपके पास मैसेज होगा देखिएगा। और आज सितंबर आ गया, उसी में घूम रहा है। क्या ये और ऊपर जाएगा? एकदम जाएगा। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कहीं इसको 11-12 हजार में खरीदा है और आपको 50% 40% मिल रहा है, तो बुक योर प्रॉफिट, एंजॉय योर प्रॉफिट इफ यू हैव परचेज फॉर ट्रेडिंग। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि यू हैव परचेज द स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पज और यू हैव परचेज द स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, कीप इट फॉर नेक्स्ट 4 years 5 years 6 years, कीप इट लाइफ लॉन्ग। बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन इफ यू हैव परचेज स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, तो अगर आपको 40% मिलता है 3 महीने में, 4 महीने में, और क्या चाहते हो आप? अगर आप ये सोचोगे सर ये कहां जाके रुकेगा, ये तो फिर शायद आप लोग 2 महीने में 3 महीने में मुझसे ज्यादा सीख गए। कई बार ऐसा होता है सर, मैं मैसेज आके ऐसा लगता है कि भाई मैं तो 20 साल में इतना ही सीखा। मैंने 20 साल में ये सीखा है कि मेरे को जो एक प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट, वाजिब प्रॉफिट किसे कहते हैं? वाजिब प्रॉफिट हुआ, वहां से एग्जिट करो, एग्जिट करो, फिर देखेंगे। बहुत अच्छे स्टॉक है। आज मैंने कुछ स्टॉक की लिस्ट भेजी है आप लोगों को जो स्टिल इन बाइंग रेंज है, मैंने आपको भेजा है। और मैं कई दिन से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करिए करिए। आप अगर आप देखें, सबसे पहले उसमें होगा टीसीएस। क्या है आप लोग के पास? खैर आज तो मेरे मैसेज भेजने के बाद भी वो बहुत जी सर आ गया था, लेकिन फिर भी देखते हैं। टीसीएस है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, टीसीएस अब अपने 3460 की जर्नी के लिए चल दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो, खरीदना जो है नहीं खरीदना, आप लोग इसको लिख लो। पहली जर्नी इसकी 3460 3460 की जर्नी के लिए यहां से चल दिया है। यहां से चल दिया, दैट मींस हो सकता है ऊपर नीचे करते हुए जाए, लेकिन ये 3460 की जर्नी के लिए चल दिया है। 3-4 महीने में 10% का होता है। यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10% बहुत होते हैं। अगर मुझे 3 महीने में 10% मिलता है तो दिस इज वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक भेजा मैंने आप लोगों को आज? सर वोल्टास। वोल्टास देखिए जरा, वोल्टास अगेन देखिए जरा, ये पूरा एक गैप है वोल्टास में। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा और लंबा चार्ट लगाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन था, दिस वाज द कंसोलिडेशन। स्टॉक गया ऊपर, स्टॉक गया ऊपर पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बताया एबनॉर्मल रन था। देखिए ध्यान से, दिस वाज एबनॉर्मल रन, एबनॉर्मल रन था। एबनॉर्मल रन कभी सस्टेन नहीं होता, मैं आप लोग को बार बार बता चुका हूं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेवर बाय स्टॉक आफ्टर एबनॉर्मल रन। तो दिस वाज एबनॉर्मल रन, बहुत कंसोलिडेट किया, कप विद हैंडल भी बनाया, लेकिन सब फेल हो गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे दोबारा आपका कंसोलिडेशन हो चुका है। लॉन्ग टर्म आरएसआई 40 के आसपास है, शॉर्ट टर्म आरएसआई नो भी आपकी देखिए 40 के आसपास है। बहुत अच्छा बाइंग रेंज है, इसको आप खरीद के आराम से बैठिए, आपको मिलेगा अच्छा खासा गेम। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1155 इज द फर्स्ट टारगेट। आई एम रिपीटिंग, 1155। वैसे एक बहुत छोटा टर्म का एक और टारगेट है 1060 का, लेकिन 1060 पे मत बेचिएगा। 1155 इज द फर्स्ट टारगेट जिसपे आपको बेचना है। 1155, उसके लिए आप चाहें तो इसको खरीद के रख सकते हैं। प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, दीज सेशंस आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं कहीं से कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर सकूं। मेरा काम है जो मैं करता हूं वो आपको सिखा सकता हूं, आप सीखिए। बाकी अपने एडवाइजर से, जो भी आपके हैं, उनसे आप फीडबैक लीजिए, अपना दिमाग लगाइए, पढ़िए, फिर खरीदिएगा। प्रॉफिट है आपका, लॉस है आपका। मैं जब खरीदता हूं तो मैं अपना बताता हूं जी मैंने खरीदा।
मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैंने खरीद रखा है। नेक्स्ट स्टॉक बताइए जो मैंने आपको बताया। एक्सिस बैंक सर। एक्सिस बैंक। आई होप मैं बहुत दिन से ये भी आप लोगों को कह रहा हूँ और होता वही है जब निकल जाता है। बताइए किस रेट से मैं आप लोग को एक्सिस बैंक कह रहा हूँ खरीदने को, बताइए। देखिए आप लोग अपने मैसेज देखिए। 725, 730, 740 सर। उतने अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पिछले एक महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में 5-7% तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। फिर भी आपको बता रहा हूं बहुत प्यारा कप विद हैंडल बन के तैयार हो चुका है। देखिए देखिएगा ध्यान से, दिस इज अ कप एंड दिस इज अ हैंडल। बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बन के तैयार हो चुका है। अब ये ब्रेकआउट देगा और जब ये भागेगा तो इसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो आज भी ये अपने प्री कोविड लेवल पे अवेलेबल है। प्री कोविड लेवल इसका था 810 रुपए का, 820 रुपए का। आज भी उससे बहुत नीचे है, 10% कम से नहीं, 5% नीचे है। बहुत प्यारा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर मंडे को मार्केट खुले थोड़ा नीचे हो जाए, ऐसा होगा, लेकिन ये जर्नी ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुकी है इसकी। ठीक है, Excuse me sir, sorry to interrupt you sir. So अभी भी ये बाइंग रेंज में है ना एक्सेस? अभी शॉर्ट टर्म के लिए किसी को खरीदना है, बिल्कुल बाइंग रेंज। 1 महीने 2 महीने 3 महीने वाले नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। RSI इसकी 70 है। वो जब खरीदना था तो मैंने आपको बताया था, आज RSI ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर किसी के पास 1 साल का टाइम है तो आप बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट स्टॉक बताइए जो मैंने आप लोग को भेजा है। ICICI लोम्बार्ड। ICICI सिक्योरिटीज। आई होप जिस रेट को मैंने रिकमेंड किया था उससे तो काफी बढ़ चुका है ये, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ प्लीज इसको खरीद लीजिए। फिर वही है, मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। इसको आपको जो पहला टारगेट है इसका 625 रुपए का है। इसको कहीं आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए कई बार ना खरीदने के लिए नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है इसलिए समझने के लिए, क्योंकि अगले 15 साल आपको स्टॉक मार्केट में रहना है। तो देखिए क्या ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया, क्या इस चीज को रीड कर रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। तो आप बहुत दिनों से अपने 20 डे डीएमए के साथ चल रहा है, 20 डीएमए को साथ कर रहा है। अब 20 डीएमए 50 डीएमए को क्रॉस करती है, कहां पर, इसे पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। पॉजिटिव क्रॉसओवर कर चुकी है यहाँ पे, कहां पे, आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर इसमें हो चुका है। अब ये 200 डीएमए को जिस दिन क्रॉसओवर दे देगी, बस उसे कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक, कभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला टारगेट इसका 625 630 का है। आज भी आज के रेट से 625 630 देखते हैं तो 20% से ज्यादा होता है, और मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज्यादा लगेगा, मुझे नहीं लगता। तो अगर 3 महीने में अगर 20% मिलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हाँ किसी को 100% चाहिए तो वो मुझे आता नहीं, वो मैं सिखा नहीं सकता। आपको मैं बता रहा हूँ बहुत प्यारा पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है, 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है, और 200 डीएमए के क्रॉसओवर के लिए पहला टारगेट इसका 625 से 630 के बीच में है। 625 से 630 के टारगेट के लिए आप खरीदेंगे। मैंने इसको खरीदा हुआ है और मैं बेचूंगा 770 में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहली सेल इसको 770 के आसपास करूंगा, मेरा जो पहला टारगेट है। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म वाला आप में से कोई है, क्योंकि आप लोग बहुत कई बार पेशेंस पे काम नहीं करता, तो 625 630 के टारगेट के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बताइए जो मैंने आप लोग को आज बताया। ICICI लोम्बार्ड सर। हाँ जी, ICICI लोम्बार्ड। ये स्टॉक फिर बता रहा हूँ, एक वैसे कई लोगों को प्राइस देख के लगता है ऐसा है, ये एक शॉर्ट क्या बोलते हैं आपको, मीडियम कैप नहीं बोलेंगे, स्मॉल कैप कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और ये कई गुना के लिए खरीद सकते हैं अगर कोई रखना चाहे, अगर 8-10 साल के लिए। तो अगर आपको किसी को इंश्योरेंस के कंसेप्ट को पता है कि हाँ इंश्योरेंस इंडिया में अभी कितने % है और ये कितने % होगा, शायद आप लोग को पता नहीं है। आप एयर ट्रेवल करें तो इंश्योरेंस है, आप ट्रेन में ट्रेवल करें तो इंश्योरेंस है, आप बस में ट्रेवल करें तो इंश्योरेंस है, आप फोन खरीदे तो अब इंश्योरेंस होने लगा है, लैपटॉप। ये जो जनरल इंश्योरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब कि इंश्योरेंस जो है कि आप कोई चीज परचेज करने के बाद चले गए तो भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जैसे कि एडवांस कंट्रीज में होता है।
ठीक है, तो उस बेनिफिट को अगर आपको लेना है तो उसके लिए अगर किसी को लॉन्ग टर्म रख सकता है तो शॉर्ट टर्म वालों को मैं बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग आप लोगों में से, तो उनके लिए 1390 के टारगेट के लिए 1390 के लिए चलेगा। अब यहाँ से जो लोग हैं 1390 1400 के बीच की टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। 1220 के आसपास इसका आज का प्राइस है, 1390 के टारगेट है, यानी 10% आराम से आपको 2.5 से 3 महीने में मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक बताइए सर। लक्स इंडस्ट्रीज। कई बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को, बहुत ही, ये देखिए ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मैंने अभी एक स्टॉक में और बताया था आपको, ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर था, वो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर था, जो पहले कंसोलिडेशन, देन आपको एक ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स कप कहते हैं इसको हम, वो मिला। और यार अब ये यहाँ से जब चलेगा तो मेरा वही बात है, 200 डे डीएमए को इसको टच करना चाहिए। 200 डे में 2605 है, रिपीट कर रहा हूँ 2605 पहला टारगेट, बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट है, तो 2605 के टारगेट के लिए खरीद सकता है। वैसे मैंने इसको बहुत लंबे टाइम के लिए कम से कम यहाँ से डबल के, मेरा मानना है कि 3 साल में डबल हो जाएगा, मेरा मानना है। तो 3 साल में डबल होता है तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत पेशेंस वाला इंसान हूँ, आराम से 3 साल मुझे इसको नहीं देखना, ठीक है। मैंने 3% अपने पोर्टफोलियो का इसको खरीदा हुआ है, 3 करके 3.5 हो चुका है। और अगर ये मुझे यहाँ से कहीं मुझे 1500 के आसपास मिलेगा तो मैं इसको और खरीदूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये मुझे 1500 के आसपास मिलेगा तो मैं इसे और खरीदूंगा, चांसेस कम है। वैसे आज इसके अंदर एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन हुई है, अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसे हम कहते हैं, कोई बता सकता है दोनों कैंडल को देख के क्या फॉर्मेशन है? बॉक्सिंग। ठीक है, बहुत प्यारी बॉक्सिंग फॉर्मेशन पहले भी हुई थी, लेकिन मार्केट की वजह से नहीं, तो कई बार तो मुझे नहीं लगता कि अब ये नीचे आना चाहिए, तो बाकी देखते हैं। तो अगर ये नीचे आ जाए 1500 के आसपास तो हो सकता है आप लोग दुखी होंगे, लेकिन मैं और खुश हूँगा, मैं इसमें 1.5-2% अपने पोर्टफोलियो का और खरीदूंगा, ठीक है। वो आपको देखना क्या। और कोई स्टॉक मैंने भेजा था आप लोगों को सर? HCL टेक, ये भी मैं कई दिनों से आप लोगों से बता रहा हूँ। आई होप ये अच्छी जितनी भी कंपनियां हैं, आई होप इनके फंडामेंटल्स पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, HCL टेक अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। अगेन इसका शॉर्ट टर्म, मैं ये बार बार आप लोगों से कहता हूँ, इसको डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि आज के 2-3 महीने बाद क्या होता है, इंसान की जो सोच है ना, क्या होता है, थॉट वो बहुत छोटा होता है। याद करिए, आज के 3 महीने पहले जब मैं यही क्लास लेता था तो मैं आपसे डाबर के बारे में बात करता था, मैं आपसे HUL के बारे में बात करता था। आज के 5 महीने पहले जब मैं यही क्लास लेता था तो मैं आपसे मारुति के बारे में बात करता था। याद करिए, याद आ रहा है? पेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता था, बजाज फिनसर्व के बारे में बात करता था, बजाज फाइनेंस के बारे में बात करता था, कोटक बैंक के बारे में बात करता था। अब कोटक बैंक आप देखेंगे तो उस रेट से 10% करीब 8% बढ़ चुका है। तो बजाज फिनसर्व तो 40% बढ़ गया, मारुति तो पता नहीं कितने % बढ़ गया। तो हर टाइम पे एक टाइम होता है। अब आपको पिछले याद नहीं आ रहे होंगे, वो सब बढ़ गए, वो तो आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आज के 3 महीने बाद इनमें से किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब बढ़ चुके होंगे, फिर हम कोई और होगा। तो हर टाइम हर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई ना कोई दूसरा आपको स्टॉक मिलेगा जो नीचे होता है। सिंपल सा रूल है, जो सस्ता है वो खरीदिए और जो अपना टारगेट आया उसको बेचिए। सस्ते पे खरीदिए, टारगेट पे बेचिए। अगर आप ऐसे करते जाएंगे 20%। आप ये देखिए, कोई लोग, जो लोग पिछले 6 महीने 8 महीने से जुड़े हैं, प्लीज मैं किसी को भी कहूंगा, आप में से कोई भी वॉलंटियर बन सकता है। क्या हम हर महीने 2 स्टॉक बेच पा रहे हैं 20% के मार्जिन पे कि नहीं? बताइए। यस सर, यस अशोक भैया, यस। कोई भी बोल दे हाँ या ना, मैं एकदम, आप लोग सब लोग ऑनलाइन हैं और सब लोग सुन सकते हैं। क्या अशोक जी हर महीने 2 स्टॉक 20% के मार्जिन पे बेच पा रहे हैं? यस यस डेफिनेटली। अगर हम 2 स्टॉक को 20% के मार्जिन में बेच पाते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक हैं, तो क्या साल भर में हमारे सारे स्टॉक बिक जाएंगे? करेक्ट, यस। जब साल भर में सारे स्टॉक बिक जाएंगे, यानी हर स्टॉक पे 20% का मार्जिन तो किसी हालत में मिल जाता है, किसी भी हाथ में। तो आपका पोर्टफोलियो क्या मिनिमम 20% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, यस। काम खत्म, इतना ही सोचना है। मैं बता रहा हूँ, ये तो मिनिमम है। क्यों? क्योंकि जो आपने 1 महीने में 20% बेच दिया, उसके बाद फिर 9 महीने आपके पास है ना, उसमें दोबारा भी कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होगा कि आपके पास जो 25 स्टॉक है, उसमें से 4 ऐसे होंगे जो नहीं बिके, वो वहीं रह जाएंगे, थोड़ा नीचे हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 1.5 महीने में बिक गए। तो एवरेज हर स्टॉक आपका साल में एक बार बिक जाए। कोई 2 साल में बिकेगा, कोई 2 महीने में बिकेगा, कोई 15 दिन में बिकेगा, कोई 3 महीने में बिकेगा।
लेकिन एवरेज साल में आपका पोर्टफोलियो 20% देगा। और जो लोग 6 महीने 8 महीने से जुड़े हुए हैं आप में से, क्योंकि तो आप लोग कोई बता दे कि हाँ सर ऐसा मेरे पोर्टफोलियो में नहीं हो रहा, वो वही हो सकता है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। पता चला 50 स्टॉक खरीद लिए, कोई 2% खरीदा, कोई 1%, कोई 2 स्टॉक, कोई 1 स्टॉक। रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बार बार मैं कहता हूँ, रिकैप करता हूँ हर क्लास में, आपके पोर्टफोलियो में 25 से 30 स्टॉक होने चाहिए। हर स्टॉक में 3% से 5% के बीच में होना चाहिए। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये मेरा बाइंग जो है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज की है या ट्रेडिंग पर्पज की है। इन्वेस्टमेंट पर्पज एक अलग डीमैट में होना चाहिए, ट्रेडिंग पर्पज एक अलग डीमैट में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वाले को टच भी नहीं करना है, खरीद लिया, देख लिया, 8-10 स्टॉक, 12 स्टॉक, 15 स्टॉक, जो भी आपको समझ में आते हैं अच्छे वाले बताता रहता हूँ, वो खरीदते जाइए, छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग वाले को जब 20, 22, 25% आपको मिलता है, आप उसको बेचते रहिए। अब कई बार मुझसे क्वेश्चन आता है, सर बजाज फिनसर्व इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है? अरे आपको डिसाइड करना है। मेरे पास बजाज फिनसर्व ट्रेडिंग भी है, मेरे पास बजाज फिनसर्व इन्वेस्टमेंट भी है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट करके खरीदा तो उसको मैं खरीद के भूल चुका हूं, मैं देखूंगा 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा। लेकिन जब मेरे को एक सही रेट पे मिला तो उसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज के लिए खरीदा 12,000 में, 11,500 में, और उसको मैंने 16-17 में बेच दिया, काम खत्म। अब ये अब आप कहोगे सर बजाज फिनसर्व तो इन्वेस्टमेंट है। अरे वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अलग खरीद के रखे हुए। सर इसका शॉर्ट टर्म क्या होगा एचसीएल का? आता हूं मैं, आई डोंट नो, कई बार ऐसा लगता है जब क्वेश्चंस के जब लेवल देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं इन चीजों को। सर एचसीएल का शॉर्ट टर्म क्या होगा? एचसीएल का शॉर्ट टर्म सर किसी भी हालत में 1110 है। 1110 के टारगेट के लिए, मतलब 1100 के टारगेट के लिए आप लोग खरीद सकते हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। वही बात है, आपको क्रॉसओवर मिलेगा 200 डे का क्रॉसओवर। लेकिन अदरवाइज ये अच्छा स्टॉक है, आप इसको 1310 के लिए भी रख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ टाइम हाई का टारगेट लेके, वैसे लाइफ टाइम हाई इसका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो वैसी कैंडल बनती है हम उसको नहीं मानते हैं। हम बार बार देखते हैं कि कौन सी ज्यादा बार कौन सी कैंडल्स पे जाकर रुका हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा ये 1310, 1320 वाली जो कैंडल है उसी को हम मानेंगे, और उसके लिए भी आप खरीद सकते हैं। हाँ जी, ये तो वो स्टॉक्स हो गए जो हमने, और भी कोई स्टॉक मैंने आपको सेल या परचेज करवाया है पिछले 15 दिन में? मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, हरिओम पाइप, सब लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वैभव ग्लोबल बेचा था आप लोगों ने? नहीं बेचा सर। नहीं सर एक और परचेज करवाया आपने, रिलैक्सो सर। हाँ, वैभव ग्लोबल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैंने कहा था आपको लगभग अच्छा 30% का प्रॉफिट हुआ है, निकल जाइए। लॉन्ग टर्म वाले बने रहेंगे, मैं बना हुआ हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बना हुआ हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। यहाँ से अगर ये नीचे जाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ इसके अंदर। एक मैंने आप लोगों से कहा रिलैक्सो, मैं रिलैक्सो स्टिल बाय कर रहा हूँ, हर लेवल पे बाय कर रहा हूँ। रिलैक्सो को अगर आपको समझना है तो ये देखिए, मेरा इसमें टारगेट है, मिनिमम जो टारगेट है 1300 रुपए का है, यानी यहाँ से 30% होता है। वैसे रिलैक्सो और लंबा रखने वाला स्टॉक है। अगर आप ध्यान से इसके लाइफ टाइम चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट को देखिए कैसे बढ़ने वाला स्टॉक है। ये जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है रिलैक्सो में, ये वही अपॉर्चुनिटी है। ये यहाँ पे भी देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार। आपको लग रहा होगा ये ज्यादा है, मैं प्लीज, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे वैल्यू ये लगभग उतना ही है जितना पहले था। अभी ऐसा नहीं है कि ज्यादा फॉल हुआ है, ये केवल आपको देखने में लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फॉल को समझिए, इसके टॉप से इस फॉल को समझिए, ये करीब करीब, ये देखिए इस टॉप को देखिए, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे छोटी है इसलिए आप बोले ये यहाँ पे 60% का फॉल था, ये 60% का फॉल था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए समझने की कोशिश, इस फॉल को दिखाता हूं मैं यहाँ से। ये जो फॉल था ये करीब करीब टॉप से 25% का था, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखाता हूँ, इस फॉल को देखिए, ये जो फॉल था ये टॉप से करीब करीब 40% का था। तो जो अभी जो फॉल हुआ है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज हो गई हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि फॉल बहुत ज्यादा हो गया है। चार्ट में देखने से ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा
ये जो फॉल है ये केवल 30% का फॉल है, ये बहुत ज्यादा फॉल नहीं है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको डेली बेसिस पे सही रेट जो आते जा रहे हैं मैं खरीदता जा रहा हूँ, नो डाउट वही 1000 के रेंज में, 1000 के रेंज मेरा एवरेज आ रहा है, मैं इसको खरीद रहा हूँ। मैंने इसका पहला टारगेट बना रखा है, पहला टारगेट जो मैं ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ वो मैं 1300 के आसपास बेचूंगा। रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेडिंग के लिए परचेस कर रहा हूँ दैट आई विल सेल एट द रेंज ऑफ 1300, इसके आसपास बेचूंगा। 1000 रुपए का 30% के मार्जिन पे मैं इसको बेच दूंगा। मेरे पास रिलैक्सो इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, लंबे समय तक रखूंगा, उसको मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, और कोई स्टॉक? सर श्री सीमेंट। अभी मैंने आपको डिस्कस, श्री सीमेंट हमने डिस्कस कर लिया। श्री सीमेंट में एग्जिट कर चुका हूं। सनोफी का सर बताएंगे एक बार? सनोफी, वेरी गुड। सनोफी आई एम स्टिल बाइंग एंड आई विल कीप इट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ 7470 7480। रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के आसपास में आपको 7470। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर है कोई तो 6756 6750, वेरी शॉर्ट टर्म 6756 6750 के आसपास, 6750 मतलब 6750 लगा लीजिए, और जो शॉर्ट टर्म है वो 7500 लगा लीजिए। ठीक है, मैं इसको रखूंगा थोड़ा, मैं आप लोग को फिर बता रहा हूँ, मेरे को ये स्टॉक रखना है बिकॉज ये मल्टीबैगर स्टॉक है। मिनिमम मैं इसको 85 से 8800 के आसपास तक रखूंगा मिनिमम। इसको मैं 8500 तक मैं रखूंगा। मैं इसको रख रहा हूँ 66,000 के आसपास खरीद रहा हूँ और 8500 के आसपास में मैं इसको बेचूंगा लाइफ टाइम हाई पे। लाइफ टाइम हाई से पहले मैं इसको नहीं बेचूंगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हरिओम पाइप्स। हाँ जी सर, हरिओम पाइप्स में आपने सेल का एडवाइस दिया था। हाँ जी, तो सर उसके रिगार्डिंग आप फिर वही आप लोग क्या पैटर्न? नहीं, आप लोग मुझे बताइए कौन कह रहा है मैंने सर का एडवाइस दिया था? नहीं, एडवाइस तो नहीं, बट जैसे आपने सजेस्ट किया था। सॉरी, आई यूज्ड द रॉन्ग मैंने वर्ड। क्या कहा था, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ क्योंकि सबको पता होना चाहिए। मैंने जब आपको हरिओम पाइप्स खरीदवाया था तो मैंने आपसे पूरे एग्जांपल के साथ बताया था बी ग्रेड सिटीज में हरिओम पाइप्स का बहुत अच्छा मार्केट है, खासकर इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, ये सारी जो सिटीज। यस सर, अपने ये कंपनी में डिस्कस का स्टॉक है। अगर किसी को 2 साल 4 साल 5 साल रखना है तो बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा स्टॉक है। जब मैंने आपको इसको परचेज करवाया था 200 के आसपास, ठीक है, जब ये कुछ ही दिन में 300 चला गया तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप में से कोई ट्रेडर है जिसको, तो 200 से 350% का प्रॉफिट अगर आपको 3 महीने में मिलता है तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप इससे एग्जिट करके आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। ओके सर। तो जो ट्रेडर है, लेकिन इन्वेस्टर है वही बात है, जब तक आप अपने आप को डिसाइड नहीं करेंगे आप क्या है। मैं दो स्टॉक इसी के साथ एक और बताया था, कैंपस शू भी बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कैंपस शू भी बताया था, सेम वही 300 के आसपास मैंने कहा था इसको खरीदिए, और 400 के आसपास, 450 440 के आसपास मैंने आपसे कहा था अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इससे निकल जाइए, अच्छा प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट विद इन 2-3 मंथ इज वेरी गुड प्रॉफिट। एंजॉय द प्रॉफिट ना। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि या तो ये इस लेवल पे अब कुछ दिन तक इसी पे रह जाएगा, और या फिर यहाँ से 10% 20% नीचे आएगा। जब 20% नीचे आएगा तो आप कहोगे वो बेचा क्यों नहीं, क्योंकि आप ट्रेडर। अगर आप समझते हैं तो मैं अभी बता रहा हूँ ये दोनों स्टॉक हरिओम पाइप एंड कैंपस, ये दोनों मल्टीबैगर, अगर कोई 10 साल रखे तो कुछ हो सकता है इसमें। तो क्या वो पेशेंस है तो रखिए, अगर वो पेशेंस नहीं है तो फिर 50% कमा लिया 3 महीने में, और क्या चाहिए आप बताइए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर आपने एक लिस्ट में सर इन्फोसिस नहीं दिया था, जबकि इन्फोसिस आई थिंक वाज ऑन बाइंग लेवल 3 दिन पहले। हाँ, इन्फोसिस मैंने आज नहीं दिया क्योंकि इन्फोसिस से टीसीएस ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इन्फोसिस जो पिछले 2-3 दिन में ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैसे बढ़ा तो बाकी सब भी है। 1400 पे था सर, 1400 पे मैंने पूछा था हाँ आपसे। 1400 पे, लेकिन सर आज तो 1500 के ऊपर चला गया ना। हाँ सर, वो चला गया।
हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब इसका जो देखते हैं क्या करना है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लेवल पे अभी टीसीएस और एचसीएल टेक लग रहा है। मैंने आपको विप्रो भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि विप्रो भी अभी वो लेवल नहीं। देखिए क्या होता है, क्या विप्रो खराब स्टॉक है? नहीं। क्या विप्रो का लेवल खराब है? वो भी नहीं। लेकिन अगर मैं टीसीएस और विप्रो को कंपेयर करता हूँ तो मुझे टीसीएस ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। एक टाइम था जब मैं टीसीएस और विप्रो के प्राइस को कंपेयर करता था तो मुझे विप्रो बहुत अच्छा लगता था। मैंने विप्रो खरीदा था 600 के बाद, बता रहा हूँ मैं, 600 के आसपास मैंने विप्रो खरीदा था, क्योंकि उस लेवल पे अच्छा था। नीचे आ गया, सब नीचे आ गया, वो भी नीचे आ गया और नीचे आ गया, 400 पे आ गया। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछना है। बजाज फिनसर्व का जैसे 1:1 का वो बोनस आ रहा है, तो सर ये खरीदना बेटर है, अच्छा है? उससे क्या होगा सर? नहीं सर, मैंने वैसे पूछा है कि वो बोनस में कुछ जा नहीं रहा है, होगा, जैसे रेट केवल और केवल प्राइस आपका कम हो जाएगा, उसके वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को स्प्लिट और बोनस का डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, कई बार आपको स्टॉक में स्प्लिट हो जाता है और कई बार आपको बोनस मिलता है। स्प्लिट का मतलब, जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो वहां पे एक कंसेप्ट होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व। शेयर कैपिटल भी आपका है, रिजर्व भी आपका है। शेयर कैपिटल भी आपका है, रिजर्व भी आपका है। शेयर कैपिटल और रिजर्व की कहानी मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि सपोज आपके पास एक कॉलोनी में आप रहते हैं, वहां पे 100 गज के 100 प्लॉट है, आप 100 लोग उसके मालिक हैं। ध्यान से सुनिएगा, 100 गज के 100 प्लॉट है, 100 लोग उसके मालिक हैं, 100 के 100 लोग के पास अपना एक एक प्लॉट है। अगर Sir, please English, sir. यस मैम। Yeah, can you please tell in English, sir, Yes, this particular concept? I'm telling there are 100 plots in a colony and there are 100 owners. Everybody has one plot. Everybody is equal owner. Now there is another ground in that colony, which is equally owned by everyone. वो ground है, common है, सब कोई उसका मालिक है। मतलब अगर आपके घर में फंक्शन है, आप वहां जाके कर लीजिए, X के घर में है, Y के घर में, जिसके पास है, बिकॉज कोई उसको मतलब दैट इज कॉमन एरिया, वो कॉमन एरिया। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ रही बात? Yes, yes, sir. नाउ अब अगर स्प्लिट होगा तो क्या होगा, जो आपके 100 गज के प्लॉट हैं, 100 यार्ड वाले प्लॉट हैं, उसको 50-50 यार्ड से कर दें, उसे कहेंगे स्प्लिट। अब आप चाहें तो आप 50 गज के 2 प्लॉट रख लें, या एक प्लॉट अपने भाई को दे दें, या किसी को बेच दें, 200 ओनर हो जाएंगे, लेकिन कॉमन एरिया वही सेम है, और जितने भी ओनर होंगे सब उस कॉमन एरिया को यूज करेंगे। कॉमन जो ग्राउंड है वो सबका, कॉमन ग्राउंड किसी को नहीं मिला, वो वही है, सबका है, सब यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, यूज सब कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए स्प्लिट। स्प्लिट मतलब जो आपके पास शेयर है वो बढ़ गया। अब बोनस में क्या होता है, 100 गज का प्लॉट आपके पास है, 100 गज का प्लॉट आपके पास है, वो आपके पास रहेगा। जो कॉमन एरिया था उसकी भी प्लॉटिंग कर दी जाएगी, और एज पर जितने यार्ड का आप एक प्लॉट के मालिक हैं पहले से, तो आपको उसी रेशियो में वो कॉमन एरिया में से भी प्लॉट मिल जाएंगे, उसे कहते हैं बोनस। एक जो कॉमन एरिया, अब वो कॉमन एरिया या तो पूरा बांट देंगे, या कॉमन एरिया को आधा छोड़ के आधे को बाकी ओनर्स में बांट देंगे, उसे कहते हैं बोनस। ये होता है हमारे शेयर मार्केट में, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स क्या है, वो कॉमन है, वो सारे इक्विटी और शेयर होल्डर्स के हैं, ठीक है। अब उस रिजर्व्स को अगर हम बांट देते हैं तो वो बोनस हो जाता है, और रिजर्व्स को हम टच नहीं करते हैं तो हमारा स्प्लिट होता है। यानी रिजर्व्स मतलब कॉमन एरिया, कॉमन एरिया को भी बांट दिया नंबर स्टॉक बढ़ाने के लिए, तो हमारा बोनस हो गया, और अगर रिजर्व्स को टच नहीं किया तो हमारा स्प्लिट होता है, ठीक है। दोनों ही केस में वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यूएशन पे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने प्लॉट को बेचने जाएंगे तो प्लॉट की वैल्यू केवल प्लॉट के हिसाब से नहीं होती, जो कॉमन एरिया है, जो ग्राउंड है, जो रोड है, जो सिक्योरिटी है, सबके बेसिस पे आपको किसी सोसाइटी में प्लॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कॉमन एरिया बढ़ गया तो नो डाउट कॉमन एरिया कम हो जाएगा तो वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके टोटल स्टॉक की वैल्यू पे ना स्प्लिट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना बोनस पे कोई फर्क पड़ेगा, केवल नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा हो जाते हैं, वैल्यू क्या बोलते हैं, पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, पर यूनिट जो, तो उससे क्या होता है कि ट्रेड उसमें बढ़ जाता है। उसमें ट्रेड, जैसे आप में से कई लोगों को मैं कहता हूँ श्री सीमेंट खरीद लो, तो आप कहते हो सर 25,000 का है, और वही श्री सीमेंट के 5 टुकड़े कर दे 5-5 हजार के, तो आप कहोगे हाँ हाँ सर अब ठीक है तो उससे ट्रेड बढ़ जाता है बस, तो बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्लिट एंड बोनस की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट सर आईजीएल के बारे में बताइए। हाँ जी सर। आईजीएल आईजीएल
क्या करना है सर, इसको रखना है? जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो तो तो। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बार बार कहता हूँ, कमोडिटी स्टॉक को वैसे जिस तरह से वो बढ़ रहा है ठीक है, आप इसको ले लीजिए। मैंने भी इसको ले रखा है थोड़ा सा 510 515 के आसपास मैं बेच दूंगा इसको, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है। कमोडिटी स्टॉक हमेशा, कमोडिटी में सर सर्कल चलता है, स्टील होती है, सीमेंट होता है, गैस होता है, ये सब कमोडिटी स्टॉक में आते हैं सर, ठीक है। तो इसको मैं आपसे कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में रखने वाले स्टॉक्स नहीं है। आज देखिए, एक टाइम ऐसा था हम कोयले पे लकड़ी पे थे, एक टाइम ऐसा था हम गैस पे गए, एक टाइम ऐसा था कि गैस भी पता चलेगा कि नहीं जी अब तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी पता चलेगा कि सौर। तो आज के 10 साल 20 साल बाद गैस का रेलेवेंट रहेगा या नहीं रहेगा, गैस नाम की चीज को कोई मानेगा या नहीं मानेगा, आपको नहीं पता है। आप समझ पा रहे हैं सुनील जी? सर जी सर। सर इसमें आज लग रहा है कि आज के हिसाब से गैस एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आज ऐसा लग रहा है कि गैस एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है गैस, लेकिन आज के 15 साल के बाद या 20 साल के बाद गैस विल बी इन एग्जिस्टेंस। गैस को लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, हो सकता है कुछ और ही चीज सिस्टम समझ में आने शुरू। सर हर्षवर्धन, हाँ जी सर ये हर्षवर्धन जी, इसमें फ्लैग बन रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? इसमें फ्लैग बन रहा है क्या? एकदम सर, ये लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट में फ्लैग है, लॉन्ग टर्म चार्ट में फ्लैग पैटर्न है और इसका टारगेट बहुत अच्छा। सर आप तो टेक्निकल बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, लग रहा है कि आप किसी के साथ रोज बैठ के चाय पी रहे हैं। लग रहा है किसी नॉलेजेबल बंदे के साथ बैठ के आप, जिसको टेक्निकल की नॉलेज है, उसके साथ रोज चाय पी रहे हैं। वो बंदे का नाम बता दीजिए, मैं आप लोग को इस फ्लैग पैटर्न का चार्ट बता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चार्ट में बना हुआ है और ये करीब करीब अभी ब्रेकआउट अगर आता है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट आता है तो 20% का यहाँ से रेट चलता है और इस फ्लैग पैटर्न का जो आपका ब्रेकआउट के बाद टारगेट होगा, ये वही मेरा भी टारगेट वही है 500, ये करीब करीब सर 520 का टारगेट आ रहा है इस फ्लैग पैटर्न का। मैंने अभी आप लोग को बिना इसको लगाए बनाए ही बता दिया था 510 520, इसी टारगेट के लिए मैंने खरीदा है। आप भी चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, 5 ईयर चार्ट में है, शॉर्ट टर्म चार्ट में ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिखता है लेकिन वो है नहीं। तो आप चाहें तो 520 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं, जो भी खरीदना। लेकिन ये कोई कहे कि इसको मैं 20 साल रखूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 20 साल रखना है। डाबर रखिए 20 साल रखना है, रिलायंस रखिए 20 साल रखना है, बजाज फिनसर्व रखिए, कोटक बैंक रखिए, महिंद्रा क्या बोलते हैं सॉरी HDFC बैंक रखिए, बिकॉज ये चीजें हैं जो पता है कि 20 साल बाद भी यूज होंगी। पता है 20 साल बाद भी बैंक रहेंगे, बैंक तो चाहिए, बिना बैंक का सिस्टम नहीं होता। 20 साल बाद भी लोग खाएंगे, ब्रिटानिया को बिस्किट ना बना के कुछ और बनाने लगेगी, लेकिन खाने पीने की चीजें रहेंगी, HUL रहेगा, डाबर रहेगा, ये चीजें समझ में आती है। लेकिन 20 साल बाद गैस रहेगी कि नहीं रहेगी, गैस का सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा, गैस काम करेगा कि नहीं करेगा, ये किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस तरह से चेंजेज आ रहे हैं इकोनॉमी में, जिस तरह से एनर्जी में चेंजेज आ रहे हैं, 20 साल बाद हो सकता है कोई नई एनर्जी, कुछ ऐसा सिस्टम। अभी भी आपको पता है किस तरह की ट्रेनें आ रही हैं, किस इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक ही कुछ ऐसा सस्ता हो जाएगा, घर पे खाना उसी पे बन रहा है, गैस का सिस्टम ही नहीं है, PNG CNG, तो क्या होगा पता नहीं। ठीक है सर। सर हमने IGL के साथ महानगर गैस भी ली थी, उसमें हाँ, बताते लिया हुआ है सर, वो सब क्या टारगेट रखते हैं उसमें? ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है सर। ट्रेड 20% आज के प्राइस से 20% जोड़ लीजिए सर। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर प्लीज आयशर बता दीजिए, आयशर सर प्लीज। आयशर? हाँ जी सर, 35% प्रॉफिट दिखा रहा है सर। तो आप पार्टी तो दे देती है, हर बार प्रॉफिट में बता देती है मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर कब चाहिए आपको पार्टी, ले लीजिए सर। अब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? सर यही नहीं समझ आ रहा मुझे, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आयसर को रखिए, आयसर को एंजॉय करिए, लॉन्ग टर्म रखे रहिए मैम उसको। थैंक यू सर। नेवर टू बी सोल्ड स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज के 5 साल बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आयसर इज अ स्टॉक नेवर टू बी सोल्ड। थैंक यू सर, थैंक्स। सर ये PNB में क्या करना है? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए सर। ये आपने बोला था जैसे पोर्टफोलियो में हमें जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसका 5% का हमें ऊपर नहीं खरीदना कोई भी शेयर। हाँ जी ठीक है सर। सपोज हमें कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करने और कुछ ट्रेडिंग के लिए, ठीक है।
तो वो दोनों मिलाकर भी 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर वो होगा ना, मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसे को 2 भाग में डिवाइड करिए। सपोज आपके पास 1 लाख है, 80,000 को इन्वेस्टमेंट में डालिए और 20,000 को आप ट्रेडिंग में डालिए। क्या मैंने ऐसे बताया हुआ है बैंक जी? यस सर, यस सर, विक्रांत सर। अगर आप 80,000 वाले में 5% का रूल लगाइए और 20,000 पे भी 5% का रूल लगाइए, पोर्टफोलियो अपने आप ही 5% का रूल अपने आप हो जाएगा ना कैप। यस सर, यस। आप अपने दोनों अकाउंट में 5% के रूल को फॉलो कीजिए, काम खत्म। ठीक है सर, ठीक है। अगर आपने बजाज फिनसर्व को 5% खरीदा वहां 80,000 में, तो 4,000 का ही तो खरीदोगे, उससे ज्यादा तो नहीं खरीद पाओगे। उसी तरह क्या बोलते हैं, 1,000 का ही खरीद पाओगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। तो अल्टीमेटली आपका रोल, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ अकाउंट 2 रखो, अकाउंट 2 रखो। हर क्लास में बताता हूँ अकाउंट 2 रखो। अगर नहीं है आपके पास तो मुझे बताओ, मैं खुलवा दूंगा। अच्छी जगह अकाउंट खोलो, 2 अकाउंट रखो, ब्रोकरेज पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पैसे कमाने पे दिमाग लगाओ। आधा लोग तो दिमाग इसलिए लगाते हैं, मैसेज है सर ब्रोकरेज कहाँ पे कम लगेगी। ब्रोकरेज आप आधा % ब्रोकरेज बचाते हो, लेकिन रूल्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो 4-5% आप वहां ज्यादा कमा लोगे। ठीक है सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Sir, can we discuss Devyani International Limited? It is a recommendation from Sher Khan. दिस इज रिकमेंडेशन फ्रॉम Sher Khan. सर इसका ना फंडामेंटल देखना पड़ेगा। मैं ना जब तक फंडामेंटल से सेटिस्फाइड नहीं होता मैं टेक्निकल पे जाता ही नहीं सर। फिर भी आपने कहा है, आप अपना नाम बताएंगे सर? सर सुमित गुप्ता। सर आप कब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? थोड़ा मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर। सर मैं अभी लास्ट मंथ ही मैं ऐड हुआ हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई देखते हैं सर। देवयानी इंटरनेशनल को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। इसका आईपीओ आया था मेरे को जहां तक याद आ रहा है कुछ ही दिन पहले। राइट सर, राइट। तो इसका बहुत डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा। 2021 में इसका आईपीओ आया है। सर इसका फंडामेंटल मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। सर एक्चुअल में क्या है, जिस स्टॉक का डेटा अवेलेबल ना हो ना जी। अब इसकी ये है 2016 से डेटा अवेलेबल है, 2016 से 2020। अभी तो इन्होंने हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट कोट तो किया है, लेकिन देखिए सर अगर आप पिछले केवल इस दो क्वार्टर को 2 साल को छोड़ दें तो पूरी लॉस दिखा रही है कंपनी। दिख रहा है आपको? देख रहे हैं नेट प्रॉफिट में -130, -180, यहाँ 31 माइनस। अब ये प्रॉफिट मेकिंग हो गई है लास्ट में। तो थोड़ा सा सर मैं कहता हूँ कि सर अच्छी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, क्यों हम रिस्क को क्यों लेना चाहते हैं? आप हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन अच्छी चीजें जिनका 10 साल का 20 साल का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, जिनका दिख रहा है कि यहाँ 20% से बढ़ रही हैं, तो क्यों आप लोग उन स्टॉक्स पे नहीं जाते? ऐसे नए स्टॉक्स पे क्यों लगाना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, खरीदिएगा मत ना, मैं खरीदूंगा ना। आपको बता रहा हूँ 5paisa.com, ये अगले 1.5 महीने में 30% बढ़ेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे पता है 30% बढ़ेगा, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? कि अगर मुझे ब्रोकरेज कंपनी खरीदनी होगी तो मैं मोतीलाल ओसवाल खरीदूंगा, मैं ऐसे सिक्योरिटी खरीदूंगा, क्योंकि ना मैं अपने रिस्क को जब अगर कुछ हुआ, मार्केट गिरना शुरू हुई, तो 5paisa.com सबसे पहले आधा हो। और अगर ऐसी मार्केट चलती रही जैसे चल रही है, तो मैं बता रहा हूँ ICICI सिक्योरिटी 30% नहीं बढ़ेगा 1 महीने में, लेकिन 5paisa.com 30% बढ़ेगा। लिख लीजिए, आज लिखिए और देखिए कि 30% बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। दिवाली तक बढ़ेगा, आपको मुझे पता है बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने खरीदूंगा नहीं। तो ये ना आपको अपने रिस्क को और रिटर्न को एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ कोई ऐसा है, अब जैसे मैं किसी मित्र से बात कर रहा था, तो मैंने बताया एक स्टॉक है, अब कोई डेली ट्रेडर है, उसके लिए देखिए कितना अच्छा स्टॉक है। आप लोगों को मैंने भी खरीद के रखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था NCLT में कंपनी ये भी है। अगर इस स्टॉक को देखो, मैं आपको इसका एक दिखाता हूं, ये डेली बेसिस पे 5% बढ़ता घटता है, ध्यान से समझिएगा, 5% चलता है डेली बेसिस पे। क्या होता है देखो, यहाँ सवेरे खुला, ऊपर गया, नीचे गया, ये 1 दिन का है, फिर अगले दिन ये। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपने ₹1.65 पे खरीदा, 1.70 पे बेचा, 1.65 पे खरीदा, 1.70 पे बेचा, इस दिन ये करिए। फिर अगले दिन क्या करिए? 1.70 पे खरीदा, 1.80 पे बेचा, 1.70 पे खरीदा, 1.80 पे बेचा।
अब ये 5% आपको समझ में लग रहा है कि 5% मतलब 3% होता है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया तो 3,000 रुपए डेली, और दिन में 5 बार कर सकता है इस काम को। 170 पे खरीदिए, 175 बेचिए। अब कर इसका रेंज हो सकता है ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करता। ये इसका रेंज है, आप इसको देखेंगे तो अगर किसी को कोई है कोई दिन देखिए ये डेली 5 पैसे ही बढ़ेगा घटेगा, अचानक कभी एक दिन 5 की जगह 10 हो जाए अलग बात है। लेकिन क्या मैं करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या मैं इसमें बहुत पैसे लगा दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैंने, क्योंकि ये एनसीएलटी में कंपनी है, मैं भी बता रहा हूँ ये कंपनी एनसीएलटी में है। जिस दिन इसके फेवर में रिजल्ट आ गया ये कई गुना हो जाएगा, और अगर इसके अगेंस्ट रिजल्ट आ गया तो पता चलेगा ये वैल्यू हो सकता है 0 हो जाए। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, कितना। अगर कोई ट्रेडर है दिन में ट्रेड करना चाहता है कि हाँ जी रोज मैं अभी कुछ दिन ऐसी कंपनी ढूंढ, क्या दिक्कत है? कल मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। देखिए लोगों को पैसा कमाने का कितना अच्छा तरीका है। क्या है जी, मैं क्या करता हूं, हर कंपनी जिसका प्राइस 10 रुपए से कम है उसके 1 शेयर खरीद लेता हूं। कितने शेयर खरीदता हूं? 1 शेयर। और उसका जब फॉर्म भरता हूं, ऑनलाइन एक फॉर्म आता है कि भाई आपको रिपोर्ट कैसे चाहिए, आप में से कई लोग तो मेरे पढ़ते नहीं होंगे, उसके रिपोर्ट को भेजने के लिए लिख देता हूं मुझे तो फिजिकल रिपोर्ट चाहिए, तो वो कोरियर भेजते हैं मेरे पास एनुअल रिपोर्ट हर 3 महीने के बाद। आपको पता होगा क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, हर शेयर होल्डर को देना होता है। आपको चूज करना होता है कि आप उसका फिजिकल फॉर्म लेंगे या ईमेल फॉर्म में लेंगे। तो कहता जी मैं तो फिजिकल मंगाता हूँ। जब फिजिकल मंगाता हूँ जैसे ही आता है उसको रद्दी वाले को बेचता हूँ तो मुझे 20 रुपए मिलते हैं। शेयर कितने का है? 5 रुपए का। साल में 4 बार उसने उसके रद्दी बेच दी 20-20 रुपए की। अब एक भी शेयर अगर आपके पास है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है इस तरह करना है। कोई कह रहा है कैसे करना है, तो यही करेंगे। सर प्रणाम ऐसे आते व्यक्ति को। अब आप बताइए ना, आप करिए। देखिए अब अगर आप 50 कंपनियां ऐसी खरीद रहे हैं और आप यही करें अगर 5 साल तक कई गुना पैसा तो देखिए ये सब सोच है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। मेरे सोच की बात है कि मैं देश के इतने पेपर को रद्दी बनाऊं, रद्दी बना के बेच दूं, मतलब मैं सब सोच भी नहीं सकता। अल्टीमेटली मेरा फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें कंट्री का कहां क्या हो रहा है, जिस कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं उस कंपनी का क्या हो रहा है, जिस कंपनी का उस कंपनी को क्या लॉस हो रहा है उसके बारे में तो मैं कैसे शेयर होल्डर बन सकता हूं। ये आपकी सोच है, ये इस तरह से पैसा कमाना। तो किसी आप में से ही किसी ने मेरे पास मैसेज भेजा था, मैंने पढ़ा उसको तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई क्या थॉट है बिजनेस करने का। तो ये सब थॉट प्रोसेस है। आप में से कोई करना चाहे तो पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करना चाहेंगे? सर चीनी जो शुगर स्टॉक है उनकी कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी आने वाली है तो उसके लिए शुगर स्टॉक से निकल जाइए आप। शुगर स्टॉक पिछले 1-1.5 साल में 50-60-70% सब बढ़ चुके हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं जो स्टॉक बढ़ जाए उनसे एक देखिए पास्ट देखिए, आईएक्स को देखिए, सीडीएसआर को देखिए, हैप्पी स्पाइन को देखिए, आईआरसीटीसी को देखिए। पास्ट में ऐसा क्या हुआ, जब कोई स्टॉक ये उसको बीएससी को देखिए, अगर कोई स्टॉक 50%, 60%, 70% बढ़ जाए प्लीज उससे दूर हट जाइए। आपको दोबारा मौका मिलेगा, दूसरे स्टॉक में मिलेगा, उसी स्टॉक में बाद में मिलेगा। स्टॉक हमेशा वो खरीदिए जिसके नीचे जाने के चांसेस ना हो। सबसे शेयर मार्केट में कैपिटल प्रोडक्शन ग्रोथ दूसरा चीज है। मैं बार बार आपसे कहता हूं आप लोग सारे के सारे सर्विस क्लास के लोग हैं, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। मैं भी सर्विस क्लास का इंसान हूं, मुझे पता है कि एक टीचर पैसा कैसे कमाता है, बहुत मेहनत रखती है सर्विस क्लास के लोग आपके पास कहीं से। तो इसलिए पहला चीज, आप अगर 20% कमा लेंगे, क्या होगा अगर आपके 10% कहीं किसी स्टॉक में फंस गया तो बात बराबर आ जाएगी। तो पहला काम आपका है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, पहला काम। सेकंड काम है उसके ऊपर ग्रोथ करना। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो स्टॉक कौन सा खरीदना है? जो नीचे आ जाए। मैंने आज आपको जो 10 स्टॉक के नाम भेजे हैं, 8 स्टॉक के नाम भेजे हैं, वो सब वो स्टॉक है जो अभी अपने लाइफ टाइम हाई या 52 वीक हाई से नीचे चल रहे हैं, कम से कम 15%, 20% नीचे चल रहे हैं, उनको खरीदिए। तो हो सकता है
1 महीने की जगह 2 महीने टाइम लग जाए, लेकिन अगर आज मैं कहूँ HUL खरीदिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा। HUL बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अब वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चढ़ रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर मैं कहूँ ICICI बैंक, बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्या ICICI बैंक खराब है? नहीं जी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चढ़ रही है, अभी वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ICICI बैंक नहीं खरीदना है? खरीदेंगे, एक टाइम आएगा जब हम ICICI बैंक भी खरीदेंगे, एक टाइम आएगा उसका, उस टाइम को वेट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस जरूरी है। आपको जो खरीदना है लिस्ट बना लीजिए, मुझे ये कंपनी खरीदनी। पेज इंडस्ट्री 30,000 की थी तो खरीदवाया 40,000 में बिकवाया, 40,000 की थी तो खरीदवाया 50,000 में बिकवाया। क्या आज पेज इंडस्ट्री खरीदना है? बिल्कुल नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं खरीदना। क्या पेज इंडस्ट्री कभी नहीं खरीदना? एकदम खरीदना है। कब खरीदेंगे? आएगा नीचे, जैसे अभी रिलैक्सो नीचे आया हुआ है, जैसे अभी TCS नीचे आया हुआ है। किसी को पता था कि TCS जो है 30% नीचे आएगा? किसी को नहीं आया हुआ, वैसे ही आएगा, ये वो भी आएगा। वो पेज इंडस्ट्री भी आपको नीचे दिलवाऊंगा, मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको दिलवाऊंगा। Sir, I have a doubt. सर एक क्वेश्चन मेरा भी सर। Sir, actually, shall I ask you, sir? Yes, yes, yes. Actually, during IPO, I purchased 2 shares, Car Trade as well as Nuvaco, long back, sir. Actually, during not long back, during IPO actually, but both are going in down. Actually, Car Trade even 60% down from IPO. कर दीजिए, आज ही शेयर कर दीजिए, उस पैसे से एक्सिस बैंक खरीद लीजिए। Okay. Nuvaco, sir? जो मैंने कहा ना, IPO का स्टॉक, पहली बात तो मैंने आप लोगों को IPO पे ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूं अच्छे से, हाउ टू परचेज IPO, व्हेन टू परचेज IPO। कोई बता सकता है IPO कब अप्लाई करना चाहिए? क्या कई रूल हमने बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। थर्ड डे करना चाहिए, अगर थर्ड डे पे थर्ड डे। एक्सीलेंट। IPO खरीदते समय देखना चाहिए, थर्ड डे अप्लाई करना है, थर्ड डे से पहले बिल्कुल नहीं करना है। वो भी देखना है जब रिटेल इन्वेस्टर का कोटा कम से कम 3 टाइम्स फिल हुआ है, 3 टाइम्स फिल हुआ है तो खरीदना है। और खरीदते ही जैसे ही आपको आया, जो आपको प्रॉफिट, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने जोमेटो खरीदा, जोमेटो मुझे पता था एकदम बेकार, लेकिन फिर भी मैंने खरीदा, देखा 3 टाइम थर्ड डे हो गया, मैंने उसके 70-76 में मिला था, 113-114 पे मैंने बेच के निकल, मुझे पता है। तो पहले बात IPO को दिमाग में लगाइए, IPO से कोई राजा नहीं बनता। IPO में कितना बहुत आपको स्टॉक मिलेगा। देखिए, खराब कंपनी होगी आपको इतना स्टॉक मिल जाएगा कि आप नीचे जाएगा, अच्छी कंपनी होगी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी में तो 1 लॉट ही मिलेगा आपको। 1 लॉट मतलब 14,000 रुपए का, डबल भी हो जाएगा तो 28,000 हो जाएगा। क्या कमा लिया आपने उसको? तो IPO से कोई राजा नहीं बनता। आपको IPO में पैसा लगाना है और लिस्टिंग के दिन एग्जिट हो जाना है। लगाते समय क्या रूल है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड डे 3 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा भरेगा, तभी आप IPO में पैसा लगाएंगे, अदरवाइज IPO में पैसा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये चेक करेंगे, थर्ड डे 3 गुना अगर वो भर चुका है तो आप लगाएंगे। ठीक है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्लीज। Sir, what? Excuse me, sir. Third day, what you said, sir? थर्ड डे 3 टाइम्स रिटेल कोटा 3 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो जाए थर्ड डे तक, देन ओनली यू विल अप्लाई फॉर द IPO। ओके ओके, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज 72 लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा थे, अभी कुछ लोग एग्जिट कर गए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे फीडबैक जरूर डालेंगे, सो दैट कि हम ऐसा सेशन लाते रहें। सर आप लोगों को एक चीज और बताने जा रहा हूं कि बच्चों के लिए हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का हमने लास्ट ईयर भी किया था। बहुत बच्चे आप लोगों में बाहर के रिक्वेस्ट आई थी, हम नहीं ले पाए थे ज्यादा बच्चों को। बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी के वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं। 7 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन रिकमेंडेशन बाय टीचर। अगर कोई बच्चा मुझे कांटेक्ट करता है, नहीं आप में से कोई 10 बच्चों का नाम देता है, 5 बच्चों का नाम देता है, उनको कहेंगे, बिकॉज बच्चों का कई बार होता है 2 क्लास किया, तीसरा छोड़ दिया। तो आप में से किसी के स्कूल के बच्चे हैं, कोई ज्वाइन करना चाहता है, every Saturday 8:30 we are starting a session for students of class 11th and 12th. They can be science, commerce, humanities, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ज्वाइन करना होगा प्लीज टेक चार्ज और बच्चों को आप लोग बताएं। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।